Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji all dear student, welcome to online lecture of ध्यान कॉमर्स। अमाल कमीशन ऑफ अकाउंट जो हमारा चैप्टर है, आज उसमें एक और पैटर्न ऐड करने जा रहा है। अब तक हमने देखा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कर रही थी, यानी एक वेंडर कंपनी एक परचेसिंग कंपनी। आज से हम कुछ ऐसे सम लेने जा रहे हैं जहां पे दो दो कंपनी वेंडर होगी, यानी दो कंपनी बिक जाएगी और नई कंपनी वहां पे एस्टैब्लिश होगी, यानी एक परचेसिंग कंपनी और दो दो वेंडर कंपनी। फर्क कहां आएगा? तो फर्क आएगा जब आप कोई कंपनी को परचेस करते हो, हम परचेसिंग कंपनी है और जो कंपनी बिक रही है तो वो कंपनी को हम जब पेमेंट करते हैं तो अब वो दो दो कंपनी को करना है, यानी काम अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको वही काम करना है। अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। परचेजर कंपनी की बुक में आपको बैलेंस शीट बनानी है, पर अब दो दो कंपनी के लिए काम। ऐसा ही एक सम नंबर 28 लेने जा रहा है, आलू, अखरोट एंड बादाम। पेज नंबर 353 पे पहुंचो। एग्जांपल नंबर 28 अमाल कमीशन अकाउंट में बहुत ही अच्छा सम कह सकते हो, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी 2012 में ये सम आ चुका है, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पेज नंबर 353 निकालो, एग्जांपल नंबर 28। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं और इंफॉर्मेशन अब थोड़ी सी ज्यादा है। ओके, आलू लिमिटेड एंड अखरोट लिमिटेड वेर अमाल कमिटेड ऑन 1st April 2011. A new company Badam Limited was formed to take over the business of the existing company. Balance sheet of the both company as on 31st May 2011 are as under. देखो पहली तीन लाइन जो मैंने रीड किया उसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है। आलू लिमिटेड एंड अखरोट लिमिटेड दो कंपनी है और उनके बिजनेस बादाम लिमिटेड कंपनी परचेस कर रही है और नई कंपनी वो लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी बादाम कंपनी वो कौन सी कंपनी हुई? परचेसिंग कंपनी। और आपको दो कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, आलू लिमिटेड एंड अखरोट लिमिटेड। चलो तो सबसे पहले अगर हमें आंसर स्टार्ट करना तो हमें जब भी ये पैराग्राफ पढ़ो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कितनी कंपनी का अमाल कमीशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक परचेसिंग कंपनी है जो नई फॉर्म हुई वो कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी का नाम क्या है भाई? किसने बिजनेस परचेस किया? आलू एंड अखरोट का बादाम लिमिटेड। तो बादाम लिमिटेड हमारे लिए कौन सी कंपनी हुई? परचेसिंग कंपनी। और वेंडर कंपनी कौन से दो कंपनी बंद हो जाएगी? वो किसके बिजनेस खरीद रहे हैं? तो कि भाई आलू लिमिटेड एंड अखरोट लिमिटेड। समझ में आ रहा है? तो दो दो कंपनी यहाँ पे बिक रही है, तो इसका मतलब हम कौन सी कंपनी बन जाएंगे? हम बन जाएंगे भाई बादाम लिमिटेड। हम कौन है? हम बादाम लिमिटेड, हम परचेसिंग कंपनी है। हमारी बुक में ये सब कुछ वर्क हो रहा है और बादाम कंपनी की बुक में दो दो कंपनियों को पेमेंट होगा। दो कंपनी बिक रही है, आलू लिमिटेड, अखरोट लिमिटेड। याद करो अमाल कमीशन वो लोग दो नेचर से पूछेंगे। हम सबसे पहले काम कर रहे हैं ऑलवेज अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर से। आप लास्ट आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो पहले सारे एडजस्टमेंट के बाद लास्ट आंसर में आओ, क्या मांगा है आंसर उन्होंने? Assume that Amal Commission is following two forms. Prepare balance sheet of Badam Limited as on 1st April 2011. A. Amal Commission in nature and form of purchase. Amal Commission in form of merger. तो आपको दो नेचर से अमाल कमीशन का आंसर फाइंड आउट करना है और क्लियरली बोला है बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन बोला इन द बुक्स ऑफ बादाम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो हमारा ये काम शुरू कहां से होगा? सबसे पहले अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर और हमें तीन स्टेप गिनने हैं। सबसे पहला परचेस प्राइस, दूसरा स्टेप डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट, डिवेंचर की न्यू वैल्यू एंड तीसरा स्टेप होगा जनरल रिजर्व। चलिए आंसर को स्टार्ट किया जाए क्योंकि सम का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? ये लिख दिया हमने परचेसिंग कंपनी, वेंडर कंपनी का नाम। अब जब हम कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस कर रहे हैं तो आप बादाम कंपनी हो, आप सामने वाली दो कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, आलू लिमिटेड, अखरोट लिमिटेड। इसलिए देखो यहाँ पे कॉलम पहली पर्टिकुलर, फिर आलू कंपनी को जो पेमेंट करेंगे वो, फिर से पर्टिकुलर एंड देन अखरोट कंपनी को जो पेमेंट करेंगे वो। अब आपको याद आ रहा हो तो परचेस प्राइस में हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट, सेकंड
प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट। तो बारी बारी उसके लिए एडजस्टमेंट हो गए। मैं पहुंच रहा हूँ सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और वो भी एक एक कंपनी का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए ये डबल वर्क इजी हो जाए। सबसे पहले आलू कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट। अब इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट के लिए एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1 में? बादाम लिमिटेड विल इश्यू 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच 3 इक्विटी शेयर ऑफ आलू लिमिटेड। भाई बादाम कंपनी आलू लिमिटेड के 2 इक्विटी शेयर के बदले में 3 शेयर अलॉट करेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 1 इक्विटी शेयर ऑफ ईच 3 इक्विटी शेयर ऑफ अखरोट लिमिटेड। शेयर्स आर टू बी इश्यूड एट 20% ईच। शेयर्स कितनी प्राइस से दिए जाएंगे? 20% 20 रुपीस, हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीस। 10 रुपए का शेयर भाई 20 रुपए में वो लोग दे रहे हैं। तो यहाँ से एक नया पॉइंट भी स्टार्ट हो रहा है। अगर 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर आप 20 रुपए से दो तो वो बीच का 10 रुपीस क्या कहलाएगा? वो होगा प्रीमियम। उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। शेयर अगर ज्यादा उसके फेस वैल्यू से आप दोगे तो वो प्रीमियम है। तो सामने एक नया पॉइंट ये भी आ रहा है। अच्छा, पूरी 3 लाइन पढ़ी, कहीं नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं आए, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उन्होंने एक रेशियो दिया है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है आलू कंपनी के लिए, दे विल इश्यू 2 इक्विटी शेयर। वो लोग कितना देंगे? 2 इक्विटी शेयर। कितने, किसके बदले में? और फॉर ईच 3 इक्विटी शेयर, यानी ऐसा कह सकते हो कि 3 के बदले में 2 नए शेयर्स देंगे। पुरानी कंपनी यानी आलू कंपनी को 3 के बदले में कितने शेयर दोगे? 2। तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये मुझे कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको बैलेंस शीट पे से। बैलेंस शीट में देखो आलू लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख है, उसको एक नंबर ऑफ शेयर्स की प्राइस से डिवाइड करो, प्राइस है ₹10, 10 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। ये काम तो आपको आना चाहिए। अब शेयर्स कितने आएंगे? 1,80,000, राइट? तो 3 पे 2 तो 180 पे हाउ मच? जैसे हाउ मच करोगे आई थिंक वैल्यू आएगा 1,20,000 शेयर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि हम बादाम कंपनी आलू कंपनी को इतने इक्विटी शेयर्स पे पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट देखो, सीधा 20 रुपए नहीं लेना है, पहले 10 रुपए लो फेस वैल्यू, फिर उसके बाद एक नया वर्ड मैं ऐड करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आगे वाले समय नहीं था। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? क्योंकि 10 रुपए प्राइस नहीं पे कर रहे हैं, हम कितने प्राइस पे कर रहे हैं? 20 रुपए। तो 1,20,000 पे और 10 रुपए में प्रीमियम ऐड कर रहा हूँ। ये 10 रुपए आए कहाँ से? टोटल 20 रुपए से पेमेंट किया, तो 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम में गए। इस तरीके से दिखाना है। कोई अगर ये बोले कि सर 20 रुपए सीधा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, कर सकते हो, पर जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो ना, आंसर आपका आ जाएगा। पर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो आप शेयर प्रीमियम से पेमेंट करोगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग हेडिंग से दिखाना पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रीमियम अलग करना जरूरी है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर 12 लाख आई थिंक, और बाजू में भी 12 लाख ही आएगा, दोनों की इक्वल अमाउंट है इसलिए। अब देखो सेम यही काम आपको अखरोट कंपनी के लिए देखने को मिलेगा। उसके इक्विटी शेयर होल्डरों को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर का पेमेंट के लिए आप सेकंड लाइन देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट की 1 इक्विटी शेयर फॉर ईच 3 इक्विटी शेयर ऑफ अखरोट लिमिटेड। उनको 1 शेयर दिया गया, कितने शेयर के बदले में? 3 के बदले में, यानी ऐसा कह सकते हो 3 के बदले में 1। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके लिए वापस जाओ बैलेंस शीट में से, और उसके इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू देखो 12 लाख है। 12 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक यस फिर से आएगा 1,20,000 यहाँ पे वैल्यू। तो 120 पे हाउ मच? 3 पे 1, तो 120 पे हाउ मच? ये जैसे हाउ मच करोगे आई थिंक 70,000 यहाँ पे आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं विदाउट कैलकुलेटर। ओके नहीं, वहाँ पे आंसर आएगा 40,000, माय मिस्टेक, 3 पे 1 तो 120 पे हाउ मच? 40,000 आंसर आएगा। अच्छा, एक शेयर की प्राइस उन्होंने 20 रुपए बोले, पर उसमें से 10 तो प्रीमियम है, तो यहाँ पे कितना लेंगे? 10 लेंगे, राइट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिखाना है, ये लिखा मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसकी वैल्यू कैसे लोगे? 40,000 इंटू 10, तो टोटल इस तरीके से 20 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर बाहर जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डरों को 4 लाख दे रहे हैं और प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 4 लाख, ठीक है।
और ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। पर परचेस प्राइस के लिए दूसरा एक और पेमेंट लेना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आओ। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ टू कंपनी आर इश्यूड equivalent number of 15% preference share of 100 each of Badam Limited at a price of 110 per share। फिर से ऐसा बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को जो 100 रुपए का शेयर उनको प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है ना फेस वैल्यू, उसको 110 पे देना है, मतलब फिर से ज्यादा वैल्यू पे देना है। अब आपको पता चलना चाहिए कि 100 का शेयर अगर 110 में दे रहे हो तो 10 रुपए क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये प्रीमियम होगा। ठीक है, अब पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ज्वाइन हो जाओ। अब बारी आ रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट की, और उसके लिए उन्होंने ऐसा बोला है फर्स्ट पैराग्राफ में, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विवेलेंट नंबर यानी पुराने शेयर्स कितने थे चेक करो, फिर से जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। वो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आलू कंपनी के लिए 7 लाख कैपिटल है, उसको 100 से डिवाइड करो। अब ये चीज आनी चाहिए आपको, 7 लाख कैपिटल है, एक शेयर का प्राइस 100 है, अगर डिवाइड करोगे आई थिंक 7000 नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको ढूंढना आना चाहिए। 7000 शेयर्स कैसे आए, बैलेंस शीट में से कैपिटल लिया, एक शेयर का प्राइस दिया, 7000 शेयर है। अच्छा, फेस वैल्यू 100 ही रखना है, प्रीमियम कितना दे रहे हैं वो लोग, तो वो अलग से दिखाना पड़ेगा इसके जैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम 7000 शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम की वैल्यू सिर्फ कितने रुपीस है, 10 रुपए। इस तरीके से देखो 7000 इंटू 100, 7000 इंटू 10, तो इस तरीके से हमारा 110 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे वैल्यू आएगा 7 लाख, यहाँ पे वैल्यू आएगा 70,000। फिर से आपको यही काम देखने को मिलेगा अखरोट कंपनी में। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू। चलो कैसे ढूंढोगे, प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है फेस वैल्यू 100 और 10 रुपए कितना है प्रीमियम। अब नंबर ऑफ शेयर के लिए वापस बैलेंस शीट में जाओ, अखरोट कंपनी की प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, उसको 100 से डिवाइड करो यानी 5000 नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ये नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिए, इतना उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट लेवल किया है, पर उसमें हमारा काम बढ़ जाता है। चलो 5000 इंटू 100 करोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 5 लाख, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगा 50,000। तो इस तरीके से देखो कितना लेंथी वर्क हो गया। अब हमें इतना मेहनत करके हमारा फर्स्ट स्टेप का एक आंसर मिल रहा है, दैट इज परचेज प्राइस। देखो दोनों प्रीमियम के साथ था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट, और वो वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। यस, परचेज प्राइस 31,70,000 आएगी फर्स्ट में आलू कंपनी में, और दूसरी जो कंपनी है उसको परचेज प्राइस पेमेंट 13,50,000 आएगा। ठीक है, आप ये टोटल भी चेक कर सकते हो। पर अभी स्टेप नंबर 1 पूरा नहीं हुआ, आपको याद हो तो इसमें एक और छोटा सा काम हम करते हैं। वो काम कौन सा है, लेस ओल्ड कैपिटल। ये हमने पेमेंट किया, पर उनकी ओल्ड कैपिटल हमारे पास कितनी आई, और उसमें दो होती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। चलिए ये भी चेक कर ले कि उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी आई। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। चलो तो पहले आलू कंपनी की ओल्ड कैपिटल के लिए बैलेंस शीट में चेक करो, 18 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 7 लाख, और दोनों का टोटल अगर आप करोगे तो आई थिंक 25 लाख आएगा। हाँ, ओल्ड कैपिटल ऊपर में से क्या करना है, माइनस। ठीक है, और इस तरीके से आलू कंपनी के बाद अखरोट कंपनी में भी सेम काम करेंगे, उनका ओल्ड कैपिटल माइनस करना है। तो पहुंचो बैलेंस शीट में से, उनका इक्विटी शेयर कैपिटल यानी अखरोट कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है भाई 12 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख, और दोनों का आई थिंक टोटल आएगा 17 लाख। और जो ये वैल्यू में से माइनस करके डिफरेंस आए, द डिफरेंस गोस टू, कहां जाएगा वो, ट्रांसफर टू जीआर। ये कहां ले जाना है, जीआर में ले जाना है। प्लस आए या माइनस आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट में देखो, ये आलू कंपनी में से 31,70,000 में से ओल्ड कैपिटल 25 लाख माइनस करो, एक जैसा काम हम हर बार करें, तो वहां पे आंसर आएगा प्लस 6,70,000। चलो ये यहाँ पे एक आंसर प्लस आया, यहाँ पे चेक करो तो 13,50,000 में से 17 लाख माइनस करो, आई थिंक माइनस में जा रहा है, और वो वैल्यू आएगी 3,50,000। प्लस आए या माइनस आए उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये सीधा कहाँ जाएगा, स्टेप नंबर 3 में। तो कितना लेंथी हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, आगे का काम अब बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब स्टेप नंबर 2 को याद करते हैं। स्टेप नंबर 2 आपको याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 कौन सा था,
वो था न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। डिबेंचर होल्डरों को जो पेमेंट किया जाता है उसमें नई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आओ। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, 30% debenture holder of Alu Limited and Akrut Limited were discharged by Badam Limited issuing such number of 50% debenture of 100 each as so to maintain the same amount of interest। ये जो सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऐसा कहा है कि 50% डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट करो 50% से, यानी इंटरेस्ट का रेट 50% देना है, पर पेमेंट ऐसे करो कि इंटरेस्ट की वैल्यू सेम रहे। यानी कि ये काम हम आगे वाले सब में कर चुके हैं। क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन में देखो दोनों कंपनी का काम कर रहा हूँ, वर्ड पे ध्यान रखोगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आलू कंपनी ले रहा हूँ, उसके लिए शॉर्ट में AL लिख रहा हूँ। आलू कंपनी का पहले ओल्ड इंटरेस्ट ढूंढो। क्या ढूंढो, ओल्ड इंटरेस्ट। पुराना पेमेंट कितना था, तो उसके लिए आप बैलेंस शीट में जाओ। बैलेंस शीट में आपको आलू कंपनी की डिबेंचर होल्डर की वैल्यू दिखेगी 1,80,000 और कितने परसेंट से ओल्ड पेमेंट हो रहा था, तो कि 30%। ये 30% निकालोगे तो आपको एक ओल्ड इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 23,400। ये आप चेक कर लेना 23,400, ये कौन सा वैल्यू आ रहा है, इंटरेस्ट। तो अब देखो उन्होंने नया पेमेंट किस तरीके से किया है। देखो मैं न्यू डिबेंचर की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। नया पेमेंट उन्होंने 15% से बोला है। कितने परसेंट बोला है, 15, पर पहले 30 पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा था। वो लोग ये बोल रहे हैं कि 15 पे भी सेम इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पद रखना पड़ेगा। आगे याद हो तो 100 रुपीज का सपोज डिबेंचर हो, डिबेंचर कितनी वैल्यू का हो, 100 का, तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 15 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट। तो 15 इंटरेस्ट पे डिबेंचर की वैल्यू 100, तो ये 23,400 पे हाउ मच, और जैसे हाउ मच करोगे आपको डिबेंचर होल्डरों को नया पेमेंट मिल जाएगा और वो आएगा 1,56,000। ठीक है, तो ये नया वैल्यू मिल जाए। अब कोई बोलेगा ये आंसर सही है गलत है, कैसे पता चले सर, तो ये ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 15% से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको यही इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत। अच्छा, अभी आपको सेम वर्क दूसरी कंपनी में भी देखने को मिलेगा, फायदा ही फायदा। देखो अब ये काम अखरोट कंपनी के लिए मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले ओल्ड इंटरेस्ट और उसमें भी 30% के हिसाब से इंटरेस्ट को चेक करो तो पुराना पेमेंट कितना था, तो कि 75,000 पे वो लोग 13% इंटरेस्ट दे रहे थे और वो वैल्यू थी 9750, राइट। तो ये 9750 हमारा ओल्ड इंटरेस्ट आया। अब नया पेमेंट के लिए पद रखना पड़ेगा। देखो न्यू डिबेंचर के लिए मैं पद क्या रख रहा हूँ, 15% पे पेमेंट हो रहा है ना, तो 100 रुपए का डिबेंचर और इंटरेस्ट की वैल्यू 15 रुपए, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट अगर 9750 हो तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी, जैसे हाउ मच करोगे आपको डिबेंचर का वैल्यू मिल जाएगा और वो आएगा आई थिंक 65,000। ठीक है, मैं यहाँ आंसर यहाँ पे डिबेंचर का नया पेमेंट लिख रहा हूँ, डिबेंचर न्यू वैल्यू, और ये दोनों नई वैल्यू आ गई। ये हमारा स्टेप नंबर 2, छोटा सा स्टेप होता है वो पूरा हो चुका है। अब तो एक जैसे समय तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थर्ड स्टेप पे जाता है। चलो थर्ड स्टेप में हमें जीआर की नई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जीआर की नई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, 3-4 चीजें यहाँ पे लेनी है। सबसे पहले हमें कर लेना है बैलेंस। हाँ, सबसे पहले बैलेंस कॉपी करेंगे बैलेंस शीट में से। जीआर का आलू एंड अखरोट दोनों कंपनी का बैलेंस शीट में से हमें कॉपी करना है। कॉपी करेंगे कि नहीं लिए ऊपर हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं। यस, जीआर की वैल्यू कितनी है, जनरल रिजर्व आपको दिखना चाहिए कहीं पे। मुझे दिखा आलू कंपनी का 4,20,000 एंड अखरोट कंपनी का आ रहा है 2,25,000। दोनों का टोटल करेंगे आई थिंक 6,45,000 यहाँ पे टोटल बाहर जाएगा। ठीक है, अब दो काम करना है। ये दोनों स्टेप की इफेक्ट यहाँ पे जीआर में आएगी। सबसे पहले इफेक्ट हम कौन सी ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2 की। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट है या लॉस ये पता कैसे चलेगा, तो काफी लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करता है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत रट्टा मारता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पे आलू एंड अखरोट दोनों कंपनी को हमने जो नए डिबेंचर की वैल्यू पेमेंट किया है उसको ओल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करो। नया पेमेंट आपने कम किया हो, नया पेमेंट कैसा किया हो, कम, तो आपके लिए प्रॉफिट है।
अगर नया पेमेंट ज्यादा किया है ओल्ड पेमेंट की कंपैरिजन में, नया पेमेंट ओल्ड पेमेंट से ज्यादा किया हो तो क्या होगा, लॉस। चेक करो तो आलू कंपनी में देखो 180 था, 160 पेमेंट किया, अखरोट पे 75 था, 65 किया। दोनों में अगर आप ये चेक करोगे तो वैल्यू दिखा रहा है कि आपने पेमेंट कैसा किया है, कम। और आपको एक देखो प्रॉफिट या लॉस के लिए फॉर्मूला भी सिखा देता हूं। प्रॉफिट के लिए आपको याद रखना है ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड पेमेंट ज्यादा हो और नया पेमेंट कम हो तो क्या होगा हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट हो तो क्या करना है, प्लस करना है भाई। ये देखो पूरा सेंटेंस मैं ऐसा लिखूंगा, प्लस डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि भाई पुराना पेमेंट कम हो ज्यादा हो रहा है, यानी कि नया पेमेंट कम कर रहे हो आप, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। अब ये वैल्यू ढूंढनी हो तो उसके लिए आपको दोनों कंपनी के नया और पुराना पेमेंट का टोटल करना पड़ेगा। पहले ओल्ड पेमेंट 180 एंड 75, और जो इसके अलावा जो नया पेमेंट है उसका भी टोटल कर दे 1,56,000 एंड 65,000। और ये दोनों के टोटल को यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। अब इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा और वो टोटल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, यस वो टोटल आएगा 2,55,000 यहाँ पे, एंड उसमें से नया पेमेंट का टोटल माइनस करना है जो कि आएगा 2,21,000। ये आप दोनों टोटल भी चेक कर सकते हो, इसको एक दूसरे के अंदर से माइनस करोगे तो बाहर प्रॉफिट जाएगा 34,000। ये हमारे स्टेप नंबर 2 की इफेक्ट आ गई। अब स्टेप नंबर 1 की इफेक्ट, वो तो और भी इजी है। देखो स्टेप नंबर 1 में प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा है, लिखना क्या है, उसको लिखना है डिफरेंस इन परचेज प्राइस। क्या लिखना है, डिफरेंस इन परचेज प्राइस। अब आप सोचोगे प्लस करना है कि माइनस, क्या सिखाया था मैंने, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। देखो आलू कंपनी का यहाँ पे 6,70,000 प्लस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस करेंगे। और अखरोट कंपनी का यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिफरेंस में क्या करेंगे, प्लस। और रीजन मैंने आपको क्या समझाया था, अगर रट्टा नहीं माना है तो रीजन हमने ये समझा था कि आप यहाँ पे प्लस में आ रहा है यानी परचेस प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो। आप ये जो परचेस प्राइस है वो कैसे पे कर रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो। परचेस प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो उसका मतलब ये होता है वो जाएगा रिजर्व में। हाँ, ज्यादा पेमेंट कहाँ से होगा, रिजर्व में। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो मतलब आप परचेस प्राइस कम पे कर रहे हो, आपके पास कैपिटल ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो कहाँ ले जाओगे, जीरो में। चलो इसका प्लस और माइनस करें तो बाहर हमारा एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आई थिंक आएगा 3,20,000। ये भी आप चेक कर सकते हो, माइनस 3,20,000। और ऑल ओवर इसमें ये प्लस ये माइनस करके हमारा नया जीआर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, और वो आएगा 3,59,000। ठीक है, और ये नया जीआर कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई, बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है मेन पॉइंट की, बैलेंस शीट। और नेचर ऑफ मर्जर के लिए हमारे पास बैलेंस शीट का बहुत ही इजी रूल है। वो इजी रूल ये है कि दोनों कंपनी की सारी चीजें प्लस करके ले लो, सिर्फ नई चीजें नई प्राइस से लेनी है। उसके लिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट साथ में रखो। चलो ओल्ड बैलेंस शीट सामने रख के पूरा सब कुछ सभी कंपनी का प्लस करना है। सबसे पहले हम ये जो वर्टिकल बैलेंस शीट है उसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड पहुंच रहे हैं। उसमें मेरा सामने है शेयर होल्डर फंड, उसमें पहला हेडिंग शेयर होल्डर कैपिटल। अब देखो सबसे पहले पुरानी कंपनी में भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, और उसमें दो कंपनी की आएगी, राइट, आलू अखरोट। और दोनों कंपनी की बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो अंदर पुरानी बैलेंस शीट में से नहीं, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में से लेना है। देखो आलू कंपनी को 12 लाख का इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट किया है, और अखरोट कंपनी को 4 लाख का, यानी कुल मिला के 16 लाख हुए। ठीक है, और सेम काम हमें प्रेफरेंस शेयर के लिए भी करना है, आलू अखरोट। चलो एल यानी कि आलू, ए के यानी कि अखरोट। चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 7 लाख एंड अखरोट कंपनी में पेमेंट हुआ है 5 लाख। ठीक है, और ये दोनों को प्लस करोगे तो बाहर टोटल जाएगा आई थिंक 12 लाख। और अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। पुरानी बैलेंस शीट में पहले चेक करो, क्रम बाय क्रम एक भी चीज रहनी नहीं चाहिए। पहले इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस आ गया, अब उन्होंने क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। पर उससे पहले आपको एक चीज भूलनी नहीं चाहिए, जैसे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टार्ट करते हो ना, देखो परचेज प्राइस में ये सब में एक पॉइंट नया आया है,
सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सा वर्ड नया आया? सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये लिखना रह गया तो बैलेंस शीट का आंसर नहीं आएगा, तो ये चीज सबसे पहले लिख दो। जैसे कि मैं जो काम अभी कर रहा हूँ वो ये देखो, मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या लिखा? सिक्योरिटी प्रीमियम। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो, और वो भी दो कंपनी का, आलू अखरोट। पर अब सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आपका ध्यान यहाँ पे जा रहा हो तो इक्विटी में एंड प्रेफरेंस दोनों में, तो दोनों का टोटल करना पड़ेगा। हाँ देखो, आलू कंपनी के लिए 12 लाख एंड 70,000 दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 12,70,000, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर दोनों को पेमेंट किया है विद प्रीमियम। चलो यहाँ पे देखो, अखरोट कंपनी में 4 लाख प्रीमियम है और एक और बार प्रीमियम है 50,000, तो दोनों का टोटल 4,50,000 ऐसा होगा। ये टोटल हम अभी बाद में करेंगे, पहले सारी चीज नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद आपको कौन कौन से रिजर्व दिख रहे हैं? सारे रिजर्व सीधा प्लस प्लस करके ले लो। रीवैल्यूएशन रिजर्व, और वो देखो अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आलू प्लस अखरोट, डायरेक्ट टोटल लिख रहा हूँ मैं। दोनों का टोटल कितना होगा? क्योंकि 2,50,000, राइट। अब इतना मजूरी वर्क करने की अभी जरूरत नहीं है, पर एग्जाम में जब आपको कोई मेजर से पूछे तो दोनों का टोटल दिखाना है। फिर आ रहा है अंदर जीआर, पर जीआर हम कौन सा लेंगे? अंदर वाला? बिल्कुल नहीं, ये नया जीआर स्टेप नंबर 3 में आया ना, होल वाला लेना है, 3,59,000। फिर उसके बाद जीआर के बाद आपको कौन सा रिजर्व दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है पीएनएल, बहुत सारे रिजर्व है इसमें तो, और वो भी आलू एंड अखरोट का प्लस करके सीधा ले लो, और दोनों का टोटल कितना आएगा? वो आएगा 3,50,000। देखो टोटल सीधा मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद पीएनएल के बाद कौन सा रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। चलो वो भी दोनों कंपनी का लिख देते हैं, आलू प्लस अखरोट, और वो रिजर्व कितना है? यस, उसका आंसर है 1,70,000, दोनों का प्लस करके ले लेना है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, याद है ये डेंजरस रिजर्व है, अभी इसका एक और पॉइंट आएगा, एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और वो भी दोनों कंपनी का, आलू प्लस अखरोट, और वो वैल्यू आएगी आई थिंक 2,30,000 दोनों का टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे रिजर्व में नहीं, और कोई रिजर्व है नहीं, तो यहाँ पे इतना वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। चलिए रिजर्व के बाद हम जाते हैं डिबेंचर की वैल्यू। उन्होंने डिबेंचर दिया है, तो डिबेंचर कौन से हेडिंग में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये देखो नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले मैंने लिखा डिबेंचर, और उसमें भी दो कंपनी, आलू अखरोट। अंदर पुरानी बैलेंस शीट वाला ये डिबेंचर की वैल्यू लिखी तो भी मार्क्स कटिंग। उसमें आपको क्या करना है? ये नई वैल्यू देखो, स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट की है आपने मेहनत करके, तो स्टेप नंबर 2 में से वैल्यू कॉपी करो, 1,56,000 एंड 65,000। इसका टोटल हमने यहाँ पे स्टेप में किया था, जो मैं बाहर रख रहा हूँ 2,21,000। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी है लायबिलिटी? अच्छा, उसमें पब्लिक डिपॉजिट है, पीडी, पब्लिक डिपॉजिट, वो भी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। पब्लिक डिपॉजिट आलू प्लस अखरोट। चलो दोनों का टोटल करके सीधा बाहर रखे उसको। यस, पब्लिक डिपॉजिट का टोटल आई थिंक आएगा 1,20,000। यस, फिर उसके बाद इसका टोटल एक बाहर जाना चाहिए, इनका टोटल एक बाहर जाना चाहिए। और अब करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, उसमें भी आई थिंक दो है। देखो क्रेडिटर, और बहुत सारा चीजें भर भर के दिया ये वाले सब में, एंड बिल्स पेएबल, और ये काम भी दोनों कंपनी का प्लस करना है, आलू अखरोट, आलू अखरोट। कितनी बार हमने ये नाम रिपीट किया है। चलो अब क्रेडिटर होल्डरों का पेमेंट करें तो वो आएगा आई थिंक 3,50,000, एंड बिल्स पेएबल का टोटल आएगा 5,50,000 एंड 80,000 का टोटल करेंगे 1,30,000 आएगा, ठीक है। और इन सभी को हम बाहर रखेंगे, क्लियर। चलो तो अब मुझे सिर्फ टोटल करना है बैलेंस शीट की एक साइड। देखो देखते देखते मेरे पास सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो अब एक टोटल ही करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। आप ये टोटल चेक कर सकते हो, यहाँ पे टोटल आएगा 3,41,000, यहाँ पे नीचे टोटल कर देते 3,50,000, 1,30,000, और ये टोटल आएगा 4,80,000। चलिए अब टोटल एक यहाँ पे भी बाकी रह रहा था, वो भी कर देते हैं, 12,70,000 प्लस 4,50,000, ये टोटल आएगा 17,20,000। अब ऑल ओवर सिर्फ ये टोटल करना है, 16 लाख प्लस 12 लाख प्लस 17,20,000 प्लस 2,50,000, 3,59,000, सारा सब कुछ टोटल करें। अगर आप क्लास में होते तो ये टोटल आप में से कोई मुझे बता देता,
और अभी टोटल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल आएगा 58,79,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट के एक साइड का टोटल चेक कर देते हैं और हमारा आंसर सही है कि गलत हमें ये भी पता चल जाएगा। ये टोटल आ रहा है अभी 67 लाख। 67 लाख टोटल सही है कि गलत मुझे चेक करना है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद ये मेरा टोटल सही है गलत पता कैसे चलेगा। तो बैलेंस शीट में आलू एंड अखरोट दोनों कंपनी के बैलेंस शीट का टोटल करो, ये टोटल से मैच हो जाएगा। अंदर चेक कर रहा हूं मैं, आप भी चेक कर लो कि ये टोटल सही है कि गलत। देखो 40 लाख एंड 27 लाख, तो इन दोनों का टोटल 67 लाख आ जाएगा। तो आपका आंसर सही है, आपको 1 मार्क्स पेपर चेक करने काटेगा। अब देखो यही टोटल मैं दूसरी साइड यानी कि असेट साइड लिख रहा हूं, और असेट साइड तो इतना इजी है ना, सब कुछ उसमें से कॉपी करना है। यहाँ पे एक भी असेट का नाम नहीं आया। देखो असेट में सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। वो आएगी नॉन करंट असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, आलू एंड अखरोट दोनों का प्लस करो और दोनों की प्लस करके डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ 12 + 6 यानी 18 लाख। फिर कौन सा है असेट में, प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखा प्लांट एंड मशीनरी, आलू एंड अखरोट कंपनी का प्लस करो चलो, और वो वैल्यू कितना आएगा, आई थिंक 12 लाख आएगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आलू एंड अखरोट का प्लस करके ले लो। सीधा सब कुछ प्लस ही करना है, इसमें तो इतना इजी काम है। चलो ये हो गया हमारे सारे नॉन करंट एसेट, उसका टोटल हम बाद में करेंगे। अब हमारे पास करंट एसेट है कुछ, उसमें सबसे पहला है स्टॉक, तो ये लिया मैंने स्टॉक, आलू एंड अखरोट सीधा प्लस करके आंसर, और वो आंसर कितना आएगा, यस 6 लाख एंड 8 लाख है, तो आई थिंक 14 लाख। फिर उसके बाद कौन सा है, तो के डेटर है, डेटर में भी सेम काम करेंगे। चलो प्लस करके वैल्यू कितनी आएगी उसमें, 12 लाख आई थिंक आएगी। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक है, तो ये लिया मैंने कैश एंड बैंक। कुछ नया काम हम नहीं कर रहे, सीधा प्लस करके ले रहे हैं, 7.5 लाख यहाँ पे आएंगे। चलो अब हमारा काम है सिर्फ टोटल करना, तो यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ 18 + 12 + 3.5, तो यानी कि यहाँ पे आएगा टोटल 13,50,000। यहाँ पे भी टोटल आएगा 13,50,000। आप अब ये दोनों का टोटल ये टोटल से मैच हो ही जाएगा, क्योंकि असेट साइड हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, सारी असेट प्लस करके ले लिया है। तो ये देखो अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एक से काम पूरा हुआ। दो कंपनी अगर दी गई हो तो लेंथी वर्क थोड़ा सा हो जाता है, पर डिफिकल्ट लेवल नहीं है। चलिए तो अब आंसर नंबर बी काउंट करते हैं। हमारे लिए बी आंसर उन्होंने क्या मांगा है, द अमाल कमीशन इन फॉर्म ऑफ परचेज। तो अब आंसर नंबर बी, अमाल कमीशन इन फॉर्म ऑफ परचेज। जब अमाल कमीशन परचेज का नेचर हो, तो आपको याद हो तो आगे अगर मर्जर के नेचर में जो काम हमने किया है उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे और बैलेंस शीट का जबरदस्त रूल। तो चलो उसमें स्टेप 3 होते हैं, पर 3 स्टेप में कुछ डिफरेंस आएगा। सबसे पहला स्टेप कॉमन होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। तो आगे हमने मर्जर में कैलकुलेशन किया है परचेज प्राइस का, सीधे यहाँ पे वही कॉपी कर लेना है। अगर आप ये नेचर से काउंट कर रहे हो तो थोड़ा लेंथी वर्क हो जाता है, पर आगे हमने एक काम ऑलरेडी बहुत लेंथी वर्क किया है, तो मर्जर का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे काम में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस जो आलू कंपनी की थी 31,70,000 एंड अखरोट कंपनी की थी 13,50,000। तो ये दोनों हमने परचेज प्राइस कॉपी कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या रहता है परचेज में, वो रहता है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। और नेट एसेट का मीनिंग क्या होता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो सेकंड स्टेप हमारा नेट एसेट कैलकुलेट करना है। और अब एक कंपनी की नहीं, दो कंपनी का काम करना है, यानी आलू एंड अखरोट। तो नेट एसेट में टोटल एसेट जब हम कंसीडर करते हैं, रूल क्या याद रखना है नेट एसेट में, टोटल एसेट लेते वक्त फिक्टिशियस एसेट वो नहीं लेनी है। जो भी कोई अगर फिक्टिशियस एसेट हो तो कंसीडर नहीं करेंगे। चेक करो तो यहाँ पे जितनी भी एसेट है लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, एक भी इन्वेस्टमेंट फिक्टिशियस एसेट नहीं है। मतलब है साथ ही सारी एसेट टेक ओवर करना है। हाँ सारी एसेट, अगर मैं इसका टोटल ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा, पर आपके लिए ऑनलाइन वर्क है तो मैं यहाँ पे सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ।
12 लाख लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल है, फिर प्लांट एंड मशीनरी का 7 लाख। सारी असेट टेक ओवर करनी है भाई, एक भी फिक्टिशियस असेट नहीं है। तो देखो सभी असेट मैं यहाँ पे टेक ओवर कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट टोटल लिखोगे तो अभी चल जाएगा, पर एग्जाम में आपको पूरा दिखाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी असेट टेक ओवर कर ली और उसका टोटल भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो 40 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है। ये एक कंपनी की टोटल असेट आ गई। सेम काम अपलोड कंपनी में भी 6 लाख लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख, इन्वेस्टमेंट है 150, देन स्टॉक की वैल्यू है 6 लाख, फिर उसके बाद डेटर है 5,50,000, फिर उसके बाद है कैश 3 लाख और टोटल कितना किया है उन्होंने 27 लाख। देखो सारी असेट आ गई, ठीक है। पर अब लायबिलिटी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। लायबिलिटी में रूल क्या है, जब नेट एसेट गिनते हो ओनर्स फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना नहीं है। तो क्या चीजें कंसीडर करोगे? अगर आपके पास दिमाग हो तो यहाँ पे देखो, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये दोनों टेक ओवर होगा। तो देखो नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डिबेंचर, और कौन सी वैल्यू लोगे? न्यू वैल्यू। देखो वहां पे सामने बैलेंस शीट अभी मैंने रखी है, उसमें से एक टोटल उठा रहा हूं 1,56,000 एंड 65,000। पूरा का वैल्यू लिया तो मार्क्स कटिंग। चलो फिर है पब्लिक डिपॉजिट, और वो दोनों कंपनी की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी बैलेंस शीट में 50,000 एंड 70,000। चलो फिर उसके बाद क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, वो भी देख लेते हैं 2 लाख एंड 1,50,000। बिल्स पेएबल का दोनों कंपनी का वैल्यू है 50,000 एंड 80,000। जैसे ये चार लायबिलिटी लिखी, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, हमारा नेट एसेट का आंसर भी आ जाएगा। और फर्स्ट में नेट एसेट का आंसर आएगा 35,44,000। ये आंसर आप चेक भी कर सकते हो। और दूसरी कंपनी में नेट एसेट आएगी 23,35,000, ठीक है। तो ये हमारा नेट एसेट सेकंड आंसर शुरू होते ही देखो खत्म हो गया। इतना इजी वर्क है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, इसमें वो एकदम छोटा सा स्टेप है, आइदर कैपिटल रिजर्व आइदर गुडविल। अब पता कैसे चलेगा कैपिटल रिजर्व है या गुडविल? तो आप कोई एक का फॉर्मूला याद रख लो। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या है? नेट असेट माइनस परचेज प्राइस। क्या ये सब में नेट असेट ज्यादा है? चेक करो, आलू कंपनी की नेट असेट 35,44,000, सामने उसका परचेज प्राइस कितना था 31,70,000। तो जाहिर सी बात है नेट असेट ज्यादा हो परचेज प्राइस कम हो तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? कैपिटल रिजर्व। अगर आप परचेज प्राइस ज्यादा पे करते नेट असेट से तो गुडविल आता। यानी कि यहाँ पे फिर से एक बार कैपिटल रिजर्व है, तो मैं यहाँ पे दोनों कंपनी के कैपिटल रिजर्व की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, आलू अखरोट। चलो वन बाय वन नेट एसेट में से परचेज प्राइस माइनस करें। पहले आलू कंपनी में 35,44,000 नेट एसेट और परचेज प्राइस है 31,70,000, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व का आंसर आएगा। फिर सेकंड कंपनी में 23,35,000 में से परचेज प्राइस यानी कि 13,50,000 माइनस करोगे तो कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाएगा। और इन दोनों को माइनस करने से 3,74,000, ये एक वैल्यू ऊपर आ रही है एंड दूसरे में आ रही है 9,85,000। ये आप वैल्यू चेक कर सकते हो और दोनों का टोटल भी कर लेंगे ताकि बैलेंस शीट में हमें लिखने में आसानी हो। चलो तो इन दोनों का टोटल मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ 3,74,000 यस एंड देन 9,85,000 और ये टोटल आएगा 13,59,000, ठीक है। और ये जो नया हमारा कैपिटल रिजर्व आया है वो कहाँ जाएगा भाई? वो सीधा जाएगा बैलेंस शीट में। नई बैलेंस शीट हम अभी ड्रॉ करेंगे, ये इसमें चेंजेस वहां पे लिख लेंगे। अब आ रहा है हमारा डेंजरस नेचर ऑफ परचेस का बैलेंस शीट, और उसके लिए रूल क्या है? जो नई कंपनी की बुक में आप नेचर ऑफ परचेस से अगर बैलेंस शीट बनाओ, सिर्फ असेट एंड लायबिलिटी की वही वैल्यू टेक ओवर करोगे जो हमने लिया है। यानी कि बादाम कंपनी ने आलू एंड अखरोट की जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर की है, सिर्फ वही और वही वैल्यू आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड पकड़ लेते हैं। क्या हमने ये सारी चीजें जो लिखी है वो टेक ओवर की है? तो वही वैल्यू ले रहे हैं, मर्जर की तरह नहीं इसकी सारा प्लस करके ले लिया। तो अब सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है ये शेयर कैपिटल में, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या हमने आलू एंड अखरोट को पेमेंट किया है? तीनों स्टेप में चेक करो। देखो स्टेप नंबर 1 में ये परचेस प्राइस पेमेंट से ही आया है ना, तो यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट हुआ है, यानी कि ये चीजें मर्जर की तरह एज इट इज रखनी है। तो क्या
चीजें चेंज होगी, आपको सिर्फ वही नोट डाउन करना है। देखो ये दोनों एज इट इज सेम टू सेम सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ भी होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमने स्टेप नंबर 1 में काउंट किया था, तो ये भी एज इट इज रहेगा। अब बात आती है मेन डेंजरस सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस की। उसमें भी देखो ये रीवैल्यूएशन रिजर्व, फिर जीआर, फिर पीएनएल, ये जो सारे रिजर्व है यहाँ पे 3 स्टेप में हमने कहीं कैलकुलेशन में काउंट नहीं किए। और उसके बाद अभी भी एडजस्टमेंट नंबर 4 बाकी है, वो हमने आगे नहीं लिया था, वो इसके लिए था। तो चलो मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पहले रीड कर रहा हूँ। वो क्या कह रहा है हमें, देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 इयर्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व 2 साल तक रखना है। तो मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व में कौन से आएंगे, आगे वाले सब में मैंने आपको सिखाया, उसमें 2 रिजर्व आते हैं। कौन से 2 रिजर्व, नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो ये दोनों रिजर्व हम हटाएंगे नहीं, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें ये कहा गया है कि आलू एंड अखरोट कंपनी के ये स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें मेंटेन करना है, यानी कि ये दोनों रिजर्व की वैल्यू नहीं हटाएंगे। तो क्या ये बाकी के हट जाएंगे, हाँ डेफिनेटली, इसको लिखना ही नहीं है, देखो यहाँ से मिट रहा है, ये सारे रिजर्व में हटा रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं रखना है। नेचर ऑफ परचेज में ये सारे रिजर्व्स मेंटेन नहीं होंगे, ओनली वही चीजें कंसीडर करेंगे जो हम टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये सारे रिजर्व हट गए, पर अभी आपको पता हो तो हमने ये स्टेप नंबर 3 में नया रिजर्व काउंट किया है, कैपिटल रिजर्व, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। तो कैपिटल रिजर्व पुराने गए, नया आ गया। कैपिटल रिजर्व कहां से लाए हम, स्टेप नंबर 3 में से। कितना है, 13,59,000। तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेजर चेंजेस आए, अब लगभग कोई चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी सारी लायबिलिटी हमने यहाँ पे टेक ओवर किया है आलू एंड अखरोट का, तो इसको भी कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले असेट साइड। असेट साइड देखो सारी असेट्स जो है वो हमने यहाँ पे टेक ओवर की है। जो बोर्ड पे आपको सारी असेट ये दिख रही है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, तो इन सभी जगह कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम बैलेंस शीट के टोटल पे जा रहे हैं। अब नेचर ऑफ परचेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आता है। सबसे पहले ये इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड का टोटल रेफर कर लेते हैं। तो वो टोटल अगर हम रेफर करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इतनी वैल्यू का एक नया टोटल आ जाएगा, और वो टोटल मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं वहां से लिख रहा हूँ। आप ये टोटल चेक कर लोगे, 62,79,000 टोटल आएगा, ठीक है। और ये दोनों तो एज इट इज है, तो इसमें ये दोनों प्लस करेंगे तो यहाँ पे नया टोटल आ जाएगा, और वो आ जाएगा जो 71 लाख। कितना टोटल आएगा नया, 71 लाख। अब सीधी सी बात है, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, तो ये टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। 71 लाख यहाँ पे लाने के लिए इतनी चीजें तो हमने रखी है, पर अब आप चेक करोगे ना तो 71 लाख आने के लिए यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग होगी, और वो कितना मिसिंग होगा आप पहले से जान सकते हो। मिसिंग तो आएगा ही आएगा, पर कितना मिसिंग होगा, देखो इतना मिसिंग होगा। ये दोनों रिजर्व एडजस्टमेंट की वजह से रखे ना, उतनी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग आएगी। तो पहले है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व की वैल्यू 1,70,000 एंड दूसरा है एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो ये दोनों का रिजर्व का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग आएगा 2,30,000। इन दोनों को टोटल करो, टोटल आई थिंक आएगा 4 लाख। अब आप टोटल करोगे तो ये बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल दूसरी साइड का टोटल भी मैच हो जाएगा, पर ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ जाएगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, आप उपलब्ध खाता ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे देखो नेचर ऑफ परचेज में 100% अमाउंट मिसिंग आएगी। रीजन, ये रीजन नहीं रखना चाहिए था, फिर भी रखा है। तो नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर, दोनों नेचर से सब में अभी तक कुछ नया नहीं आया, बैक टू बैक एक जैसे समझा है। आज के समय थोड़ा लेंथी वर्क था। होमवर्क में आपको एग्जांपल नंबर 25 दिया है, पूरी ईमानदारी से होमवर्क करो ताकि ये चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.